जयपुर में आ गए, क्या कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं आरएस का इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन मेरे को उन्होंने बोर्ड पे खड़ा किया। आपके 10th-12th में कितने % थे? जी सर, मैं एक दिन भी ऑफलाइन कोचिंग क्लास में नहीं गया। नमस्कार, राम राम। आरएस का रिजल्ट आ चुका है और इस बार वाला रिजल्ट वैसे भी गांव ढाणी से हैं और आज हमारे बीच इसी प्रकार से एक किसान परिवार के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है और ओवरऑल रैंक जो है वो 39 है और एमबीसी रैंक 1 है। शंकर जी गुजर हैं जो हमारे अभ्यर्थी हैं और जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सिलेक्शन? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और शंकर जी जो मूलतः पीपड़ू के रहने वाले हैं आप, निवाई? सर मैं वनस्थली के रहने वाले हो आप। तो आपकी जो इस तैयारी के दौरान आज हम पूरी चर्चा करेंगे, उसके अंदर सबसे मैं ट्राई करूंगा कि हम आज मुख्य परीक्षा पे ज्यादा चर्चा करें। जी सर। क्योंकि कल एक टॉपर आए थे, उनके साथ हमने प्रारंभिक परीक्षा पे चर्चा कर ली थी। तो आपकी जर्नी के साथ साथ ये जो इंटरव्यू है वो इनके लिए हेल्पफुल भी रहे कि ये मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार जो अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर आप जो विद्यार्थी हैं उनको आप अपना जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो एक परिचय जरूर दें। सर कक्षा 10 मैंने 2011 में गांव के स्कूल से ही की, शिवानी आदर्श विद्या मंदिर से। ओके, एवीएम से पास आउट। हाँ। उसके बाद 12वीं क्लास मैंने वनस्थली विद्यापीठ से की, जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोड था वो भी, क्योंकि साइंस लिए गांव के बच्चे के लिए साइंस टिपिकल पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के टीचर्स ने इस प्रकार से मोटिवेट किया मेरे को कि मेरी परफॉर्मेंस जो लेवल था वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया। और उसके बाद मैं लेबर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत कर रहा था। 2013 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। इस दौरान मैंने बीएससी और एमएससी नॉन कॉलेज के रूप में एमडीएस यूनिवर्सिटी से की और साथ में आरएस का फोकस रखा, लेकिन थोड़ा एकेडमिक में मेरी रुचि हमेशा से ज्यादा रही है। तो उस फील्ड में मैंने ज्यादा दिया, तो इस फील्ड में आरएस में थोड़ा इधर इतना सक्सेस नहीं हो पाया। और उसके बाद कोरोना आया तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन वाला क्रेज ज्यादा हुआ। स्टाफ साथियों में ने भी मेरे को सजेस्ट किया कि सर बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जैसे कपिल सर ने अपनी लाइफ जर्नी बताई कि मैंने कैसे तैयारी की। एक बार 2016 में इनकी रैंक कम आई तो भी ये हताश नहीं हुए और 2018 में इन्होंने अच्छा प्रयास किया। तो मैं इस चीज से बहुत प्रभावित हुआ कि मैंने तैयारी तो कर रहा था लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस प्रकार अपने को पढ़ना चाहिए वैसे मैं कर नहीं पा रहा था। और जैसे कई अपन कर रहे हैं केवल तैयारी करने के लिए पढ़ रहे हैं, न कि जॉब प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जॉब मेरे पास थी। तो सर ने बताया कि आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा थोड़ा दिमाग में पहले ये भी था कि अपन ने कोचिंग नहीं की तो पता नहीं अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सर ने ये जो भी अपने दिमाग में संशय रहता है उसको दूर किया। और जो सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है इकोनॉमिक्स, तो पहले तो डर लगता था इकोनॉमिक्स नाम से ही कि यार अपने से नहीं हो पाएगा, और ऊपर से साइंस के स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पे चलने वाले इकोनॉमिक्स के आंकड़ों से डर लगता है। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को जो भी एनालिटिकल टाइप से उनको जो अपने पास है उससे दूसरा निकालना आता है, लेकिन जो दिमाग में याद ही करना है उससे एक फोबिया रहता है। तो उसको दूर किया और अन अकेडमी पे इनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और साथ में इन पब्लिक एथिक्स और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनकी तरफ से जो प्रत्येक एग्जाम की धुरी माना जाता है करंट अफेयर। तो ये ऐसे सब्जेक्ट जो है जो इन्होंने पढ़ाते पढ़ाते याद करा दिए। इकोनॉमिक सर्वे है उसको बताया इन्होंने कैसे अपने को पढ़ना चाहिए, चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड किया। स्कीम्स आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करे तो डिपार्टमेंट वाइज स्कीम बताई। तो इससे क्या है, लेवल इंक्रीज हुआ, पढ़ने का तरीका सीखा। साथ में मोटिवेशन इनका ये था कि सर कैसे बैकग्राउंड से उठे हैं, बीटेक थे उससे सिविल सेवा में आए हैं, तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं हम, तो हम भी सिविल सेवा में जा सकते हैं। और शुरू से एम तो था ही, क्योंकि 12th क्लास के बाद मेरे को TFWS की सीट मिली तो मेरे को इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए
तहसील के चक्कर लगाने पड़े। तो मैंने डायरेक्ट तहसीलदार सर से कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये रहता है कि गांव से कोई भी आया तो उसको डायरेक्ट अंदर परमिशन नहीं मिलती है। ओके, अब तो बहुत गांव के लोग जो है वो तहसीलदार सेवा में बहुत चले गए, तो दरवाजे ओपन रहते हैं, लेकिन पहले एक झिझक रहती है कि मिले। सर पहले जैसे मैं भी स्टूडेंट था, पिताजी किसान परिवार से थे, तो हमने ये सोचा ही नहीं डायरेक्ट कि हम भी कमरे में तहसीलदार साहब के रूम में डायरेक्ट जा सकते हैं। और बाहर जो बैठे रहते हैं उन्होंने गुमराह कर दिया कि कैसे बनवाना है। फिर हमने जैसे कैसे करके जुगाड़ लगाया, किसी व्यक्ति के थ्रू तहसीलदार सर के पास पहुंचे, तो उन्होंने इजी वे में बताया कि बेटा ये जो सर्टिफिकेट है उसका पावर हमारे पास है ही नहीं अब। अब ये डेलीगेट कर दिया गया है खुद के ऊपर ही कि आप खुद ही बना सकते हो, गेजेटेड ऑफिसर को दे दिया गया है और इसकी आवश्यकता कोई पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद से मेरे को ये जुनून था कि अपने को सिविल सेवा में जाना चाहिए और एक आम आदमी अपने पास आए तो अपन उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। शंकर जी ने क्या गजब बातें बताई। शंकर जी मेरे वो स्टूडेंट हैं जो बूस्टर के बनने से पहले जो है वो हमारे हैं, और ये मेरे से उस टाइम से जुड़े हुए हैं जिस समय के अंदर मैंने बहुत सब्जेक्ट पढ़ाए थे। अब तो संस्था बड़ी हो चुकी है, मतलब अगर हम देखें स्टाफ के रूम में वैसे तो छोटी है, लेकिन मतलब अब सारे टीचर्स हैं, तो जो अलग अलग सभी टीचर्स जो है पब्लिक एड एथिक्स शुक्ला जी पढ़ा रहे हैं, मैं पॉलिटी इको पढ़ाता हूँ, सुरेश जी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय मैं खुद जुड़ा हुआ था पढ़ाई से, 2016 और 18 मैंने दिया था, तो मुझे सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े अच्छे आते थे। बच्चों का एक लगाव था, जैसे ही एक सब्जेक्ट पूरा होता था, जैसे पॉलिटी पूरा हुआ, बच्चों की डिमांड रहती थी कि ये अगला कौन सा पॉलिटी पढ़ाइए, अब एथिक्स पढ़ाइए, तो ऐसे कर। और उस समय मैंने क्या ऑफलाइन में, उस समय जब मैं राजपूत विकास परिषद SMS जो कोचिंग थी उस समय मैं वहाँ पे पढ़ाता था, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स थे उस समय जब मैं पढ़ाता था, तो मैंने पहले पब्लिक एड ही पढ़ाया था। लेकिन अब हमारे यहाँ पब्लिक एड के धुरंधर हैं शुक्ला जी, तो मेरे को जीवन में कभी आवश्यकता पड़ी नहीं, लेकिन पुराने वाले बच्चों को अब भी याद रहता है। सर 2023 में भी मैंने क्या है, आपके नोट्स तो थे ही, साथ में जैसे बूस्टर के नोट्स है, सारे एक बार देखे और जो मैंने मैटर तैयार कर रखा था उसमें देखा कि मैंने अपने पास इस मैटर से भी कम है, तो साथ में उसका वैल्यू एडिशन कर लिया। तो धीरे धीरे वैल्यू एडिशन एक ऐसी चीज है, और जैसे जैसे सिलेबस पैटर्न चेंज होता है वैसे वैसे आप जो वैल्यू एडिशन कर लो, और वैल्यू एडिशन ही आपको आगे लेके जाता है। तैयारी एक बार ही करनी होती है और बार बार जो है वो तैयारी जो है वो नहीं करनी होती है। एक बार आप लोगों ने अगर जी लगा के पढ़ लिया ना, तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता फिर रिविजन ही करना होता है कोचिंग। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे 2021 का जब प्री पास हुआ मेरा और मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो सर ने स्टार्टिंग में मेरे को याद आ रहा है लो स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो ये कहते थे कि आप रिजल्ट का इंतजार मत करो, इसके चक्कर में हो सकता है कि आपका 1 महीना गुजर जाए। तो उस दौरान मेरे को ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग शादी और थी मेरे ऊपर से, तो सर ने ऐसे मोटिवेट किया, तो हमने करी तो सही, लेकिन वो उतना नहीं दे पाए कि अपन मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही प्री का रिजल्ट आया तो सर ने कहा कि देख लो आपका महीना बीत गया या ओके, तो फिर जाके ये महसूस हुआ है कि सर ने वास्तव में कहा है अपना 1 महीना सेव हो गया है। 1 महीना सेव हो गया, क्योंकि जनरली बच्चा परी से मेंस के बीच में कट ऑफ के वीडियो देखता रहता है, क्या रहेगी 10-12 नंबर ज्यादा रहते हैं, तो आप हाथों हाथ लगो और अगले उस 1 महीने में कम से कम 4-5 सब्जेक्ट तो कवर कर लो ना। वही जैसे ही प्री का एग्जाम हो तो रिजल्ट की तैयारी नहीं करे, क्योंकि जो अपनी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर प्री का रिजल्ट के आने के बाद अपन मेंस की तैयारी करेंगे तो रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। वही है, और उससे ही अगर आप मुख्य परीक्षा के बारे में हम सारी चर्चा करेंगे अभी, और एक एक एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। मैं बच्चों को जरूर बता देता हूँ कि शंकर जी जो है बहुत मेहनत कश रहे हैं, और इन्होंने जो है वो पहले लैब असिस्टेंट, फिर एक ASO की क्या मतलब मन में आई, आप ASO में भी सिलेक्ट हुए? सर मैंने MSc कर रखी थी, तो RS की तैयारी कर रहा था, तो इस दौरान GK तो मेरा कंप्लीट था। और ASO की सबसे खासियत बात यह है कि इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें इको सर्वे से आते हैं। तो जब ASO का एग्जाम लगा था तो मैं उसमें क्वालिफाई था, मैंने सोचा कि इसकी ग्रेड पे अच्छा है तो क्यों ना अपन उस टाइम इस तरफ भी जाएं अपन, हो सकता है अपने जो लैब असिस्टेंट है वो जो लेवल है तो अपना पे का थोड़ा रहता ही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो रैंक तो इंक्रीज हो ही जाएगी। तो ASO का भी दिया, तो बाय द वे लक से उसमें 16 क्वेश्चन, 20 में से इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चन इको सर्वे से आए और मेरे लगभग 14 से 15 क्वेश्चन सही हो गए।
और ये सब बदौलत है सर द्वारा डिटेल्ड जो इको सर्वे का एनालिसिस करवाया जाता है। आप सब लोगों ने खुद की मेहनत है, मैंने तो लाखों अभ्यर्थियों ने पढ़ा है, पर सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद रिवीजन करता है, गंभीरता से पढ़ता है और बार बार टेस्ट देता है, रिवीजन करता है और एग्जाम तक निरंतरता रखता है। और सबकी अपनी मेहनत है। और आप सब लोग बहुत मेहनती हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, पिताजी खेती करते हैं? हाँ जी सर। कितनी जमीन आवे जनरली? सर जमीन है 12 एक बीघा में जमीन है। तो एक अगर हम लोग देखें तो एक खेती के साथ साथ बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट, एएसओ, उसके बाद में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर आप 2021 के अंदर बने, उसके बाद 2021 में जब आप बने और एक इस बार वाला रिजल्ट आया, और अब जब एसडीएम बनोगे, भाई रैंक 1 है आपकी कैटेगरी में, आप एसडीएम बनेंगे, 39 से भी आप बन रहे हैं, तो इसके अंदर घर वालों को क्या खुशी हुई? मतलब सर घर वालों को खुशी हुई कि एक तो जो प्रशासनिक सेवा है, राजस्थान में जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसकी सबसे बड़ी इसको मानी जाती है, तो उनकी भी ये तृप्ति हो गई दिल में कि अपना जो इससे ऊपर प्रशासनिक सेवा में इससे ऊपर है भी नहीं कुछ भी प्रशासनिक सेवा में राजस्थान के लिए, तो उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद आया। और आपको कैसा फील हुआ? एकदम ऐसे हल्के से एकदम ऐसे मुक्ति मिली? सर मेरे को बिल्कुल एकदम से माइंड रिलैक्स हो गया कि अब अपन केवल सेवा ही करेंगे, अब सेवा भाव है। हाँ। और मेरे को लगता भी है शंकर जी जो है बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, जो सेवा भाव इनके अंदर है और जो विनम्रता इनके अंदर है, वो आगे इन्हें बहुत लेके जाएगी। और अब हम आगे चर्चा करेंगे। आज जब आप मेरे को तो आपने पूरी मेरी जर्नी देखी है, और मेरे तो आप उस समय से जुड़े हुए जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, है ना, तो उस समय से मेरे तो पुराने स्टूडेंट को ये तक पता है कि मेरा तो रिजल्ट ही खुद ऑनलाइन क्लास में देखा था। तो आपने उस समय से बूस्टर को देखा है, तो आज क्या बूस्टर को गाँव गाँव तक जान रहे हैं बच्चे? बिल्कुल जान रहे हैं सर। मतलब आप अनअकैडमी की पहचान राजस्थान में आपसे हो रही थी और आपका ही बूस्टर इनिशिएटिव है, तो अब बूस्टर से बच्चे धीरे धीरे लाभान्वित हो रहे हैं और जो नोट्स है वो बहुत काम के हैं बच्चों, बहुत काम के। हाँ। अब तो मतलब जनरली आप पेपर देने जाओगे तो हर बस के अंदर या किसी लाइब्रेरी में बूस्टर की किताब तो दिखती होगी। हाँ बिल्कुल दिखती है सर। और बूस्टर के स्टूडेंट्स में एक दुकान पे भी जाते हैं तो पहले मोनोपोली रहती थी, कुछ जो हमेशा से चले आ रहे हैं एडिशन, हाँ। वही मिलते थे, तो ऑप्शन नहीं थे हमारे पास, अब ऑप्शन मिलने लग गए। ऑप्शन है कि बूस्टर तो है। हाँ। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि हमारी फीस बहुत कम हो, लेकिन आप हमारा मूल्यांकन गुणवत्ता के आधार पे कीजिए, क्योंकि इस बार जब इतने लोग जुड़े, आज आरएस में हमारा पहला रिजल्ट है, और ये रिजल्ट केवल अब की मेहनत का नहीं है, ये जो सभी लोग हैं मेरे से 2021 के आसपास के जुड़े हुए हैं। चाहे अभी कल जो रूपल जी आए थे उनके बारे में बात करें, अभी जो वो अगर हम लोग बात करें तो फौजी साहब आएंगे, तो ये सब उसी टाइम के जुड़े हुए हैं। तो ये रिजल्ट अब आने लगे हैं और आने वाले टाइम में और अच्छे रिजल्ट आएंगे और ऑनलाइन पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है। ये आप लोगों हो सकता है जी सर। मैं एक दिन भी ऑफलाइन कोचिंग क्लास में नहीं गया, एक दिन में नहीं गए। हाँ, ऑनलाइन ही लिया है, जो भी ऑनलाइन ही लिया और ऑनलाइन से आपने सिलेक्शन लिया। हाँ, तो ऑनलाइन से भाई कोचिंग का ये रहता है कि वो आपको पढ़ना सिखाते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आप चाहो कि मैंने फीस दे दी है, ऑनलाइन दे दी या ऑफलाइन दे दी है, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद पैसों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो और है। आप चाहो कि कोचिंग मेरे को 100% दे दें, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जैसे एक दिन जाता है वैसे अपने जो नोट्स एक दिन पुराने हो जाते हैं। तो आपको वैल्यूएट, आप साथ में जैसे भी नया कंटेंट आता है तो उसको उसमें वैल्यूएट भी कीजिए, और तभी जो है वो मजा है उसका। और कोविड के बाद में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और हमने कोविड के टाइम बहुत सीखा, हमने वापस से गांव अपनाए, हमने अपनों से बात करनी सीखी, है ना, लोगों में एक अपनत्व बढ़ा। पर उसके साथ साथ हमने सबसे अच्छी चीज़ जो प्राप्त की वो है एक डिजिटल इकोनॉमी बनी हमारी कोविड के बाद में। उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प के रूप में आपके सामने है। और बूस्टर एक ऐसी संस्था है जो 2-2.5 साल में सिविल सेवाओं में 4-4.5 लाख स्टूडेंट। एक बात कहना चाहूंगा, अपन जैसे ऑनलाइन देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में नींद आने लग जाती है, तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ आपकी क्लासेस के दौरान। नहीं, वो तो मैं सोने तो देता ही नहीं, जगा के रखता हूँ। और अपन अपनी भाषा में पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ने और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, अपने बिल्कुल देसी में। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि दिमाग में घुसने में बहुत टाइम लगता है, तो वो एक बार पढ़ लिया तो वो कभी भी आए। मेरे को भी बहुत मुश्किल लगती थी इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो पहले मैंने खुद धीरे धीरे उसको पढ़ा एकदम। मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ ना इन्फ्लेशन का।
तो खड़ की फैक्ट्री लगाते हैं हम। आज भी याद है इकोनॉमिक्स में जब हम क्लास लिया करते तो मैं पूछता था इनसे, मैं भाई इन्फ्लेशन का एग्जांपल लेते हैं तो बताओ किसके पास 500 रुपए हैं, कौन किसको उधार देगा, ऋण दाता फायदे में रहता है या ऋण ग्राही फायदे। हाँ, तो ये एग्जांपल भी हम जो और बच्चे आपस में डिस्कस भी जो है वो बहुत बढ़िया है। कमेंट सेक्शन में भी एक गंभीरता रहती है कि हाँ, और ये मजा है कि ऑफलाइन में टाबर 500 बच्चों के बीच में बैठा हुआ पूछ पाए या नहीं पाए, ऑनलाइन में पूछ सकते हैं, कमेंट दे दे हाथों हाथ की, सर ये बताओ ये नहीं समझ में आया। तो ये एक उसका फायदा है। नहीं, जनरली ऑफलाइन में बच्चे में एक झिझक होती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तैयारी के दौरान आपने पूरा ऑनलाइन पढ़ा तब किया, लेकिन सोशल मीडिया पे भटकाव बहुत ज्यादा है। जी सर, उससे आप कैसे बचे? जी तो करा देखना हो सर। भटकाव ये है, सबसे पहले दूसरे मोबाइल देख रहे हैं तो अपनी भी इच्छा होती है कि मैं भी मोबाइल देखूं। हाँ, तो उसमें ये नहीं है कि आप फेसबुक उठाओ 1 मिनट चला लो, 2 मिनट, 5 मिनट चला लो मैक्सिमम, उसके बाद आप वापस यूट्यूब पे आ जाओ। हाँ। यूट्यूब को आप खोलते ही आपके पास बहुत सारे शॉर्ट्स आ जाएंगे आज, लेकिन उस पे मत जाओ। आप क्लासेस देखोगे तो सबसे पहले आपके पास वही सजेशन आएंगे। बेस्ट, बहुत गजब बात बताई। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो आपके पास सजेशन ही वो आएंगे, शॉर्ट्स दूसरे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं। अब तो गाना सुन गाना ही ऐसे। हाँ, गाने सुनोगे तो गाने आएंगे जिस टाइप के, क्योंकि ये मशीन लर्निंग है ना। तो अपन जैसा उस पे देखते हैं वैसा ही अपने पास सजेशन आता है। ये तो बिग डाटा है। हाँ, तो बिग डाटा आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो अब अगर सारे दिन आप जो वो क्लास या पढ़ाई से संबंधित वीडियोस देखोगे तो आपके यूट्यूब पे सजेशन भी पढ़ाई के ही आएंगे। और जैसे अपन ने 1 घंटा क्लास देख ली, फिर गैप ले लिया, फिर दोबारा देख ली है, तो उससे अपना माइंड में ये भी नहीं रहेगा कि नहीं मैं फोन से दूर हूँ। फोन से दूर भी नहीं हो, ले रहे। तो इस प्रकार अपना सदुपयोग भी हो रहा है। मोबाइल है उससे भी दूर नहीं है, अपने पास करंट का जो भी है, यूट्यूब से करंट की क्लास से देखिए आप। हाँ, बढ़िया। और मैं ये कहना चाहूंगा जो 2023 का प्री है, उसकी जो करंट है वो बूस्टर एकेडमी की करंट का ही बहुत योगदान रहा। मैंने बिल्कुल कोई भी गाइड नहीं ली, बूस्टर के करंट की क्लास से देखी है और बूस्टर की किताब ली। ये तो है। और उस समय अपनी संस्था बनी थी और इतना मतलब लोगों ने प्यार दिया। 2023 और 2023 में हो सकता है बूस्टर के नाम से नहीं है, लेकिन सर के नाम से आती थी। और 2023 में एग्जाम से जस्ट पहले जब ये संस्था बनी तो वो चैनल नया ही था, पहले उसका नाम कपिल चौधरी आरटीएस था, और अब वो बूस्टर एकेडमी बन गया। तो उस पर जो स्टार्टिंग में वीडियो, हमें खुद को नहीं भरोसा था कि इतने लोग देखेंगे क्या। कोई भी वीडियो डालो 2 दिन में 2 लाख स्टूडेंट, 3 लाख स्टूडेंट, और बहुत मतलब उस समय तो मुझे अब भी याद है कि हमने से बैठ बैठ के लास्ट दिन तक भी ऐसे नोट्स बना के दिए थे, ये लो शॉर्ट में और पढ़ लो, समितियां, नीतियां, योजनाएं, एक जैसी योजनाएं। और लास्ट में मैंने ताप की है भाई, ये है कि बूस्टर आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। बूस्टर का स्टूडेंट कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहता। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि मैं बिल्कुल पानी में नहीं हूँ, मैं ऊपर हूँ। उसको दूसरे से भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती कि उसको ये डर नहीं रहता कि उसने ज्यादा पढ़ लिया होगा। नहीं, उसको ये रहता है कि हाँ, हमारे गुरुजी ने जितना पढ़ा है, क्योंकि जो RS टाइप के जो एग्जाम है सर, ऐसे टॉपिक सिलेक्टेड खींच के लाते हैं कि जो बहुत हाईलाइट रहते हैं, और उनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और ये तो सरस्वती माता का, अर्जुन माता का आशीर्वाद है कि अब तक जो है वो हम नए से लोग हैं, नई संस्था है, छोटी सी संस्था है, फिर भी आशीर्वाद इतना मिला है कि आप जैसे लोग आज चाहे MBC रैंक 1, 39 रैंक, और ये जो नंबर्स है ना, ये विश्वसनीयता दिलाते हैं। आज पहली बार मतलब इंटरव्यू प्रोग्राम एक अलग चीज है, वहां पे बच्चा केवल इंटरव्यू देने आएगा और वो इंटरव्यू में आप जो है वो गाइडेंस में रहता है, तो वो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। बैच और ऑनलाइन कोर्सेज के जो रिजल्ट होते हैं, जो आपसे 1-2 साल पढ़ा, वहां से जो रिजल्ट आते हैं ना, वो शानदार, उनसे मतलब संस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है कि हाँ, आप पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन से सिलेक्शन हो रहे हैं। कल कमल जी बुर्डक आए हुए थे, सर मैंने जीवन में ऑनलाइन पढ़ा, सिलेक्शन हुआ। सर मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाया, तो ऑनलाइन के हो रहे हैं। अब आगे हम अगले कुछ क्वेश्चंस में बात करें। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार अच्छी रैंक नहीं रही हैं, कईयों की 700 हो, 800 हो, 1000 हो, तो उनके एक बार डाउट आता है कि यार क्या किस चक्कर में फंस गए, क्या होगा नहीं होगा। उनके बारे में आपका कोई बात, क्यों आप इस जोन से गुजरे हो? मैंने तो खूब मोटिवेट कर दिया। सर ऐसा नहीं है, अब की बार अपनी कम रैंक आई है। जैसे मेरे को 2021 वाली वैकेंसी का रिजल्ट आया तो 1308वीं रैंक मिली। तो मैं भी पहले तो डीमोटिवेट हुआ कि पता नहीं अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आपकी जो स्टडी है उसको निरंतर रखिए, अगली बार आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो मेरी 1308 से रैंक का प्रमोशन हुआ,
एक और जीरो मिट गए, 39 हो गई। गजब गजब, क्या बात है। अब उसके बाद में थोड़ी बातें चर्चा में स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन में आपको मेंस के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा में कल प्रारंभिक परीक्षा के बारे में वैसे सर ने बहुत सारी बातें बता दी कि आप इको सर्वे, करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। हाँ जी सर। और टेस्ट और आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है आप टेस्ट दो तभी आंसर राइटिंग करो, आप आंसर राइटिंग खुद भी कर सकते हो। हाँ। बहुत बार कम टाइम मिलता है। आपका पहला एक्सपीरियंस जब 2021 में आपने मेंस दिया तो उस समय भी पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं मिला था। 23 में ज्यादा टाइम, 20 से 25 दिन के उस समय तो 20-25 दिन मिले थे, मेरे को भी पता है। और उस समय मैं ट्रेनिंग में था, मेरे को ये भी याद है। तो उस समय आप लोगों ने तो मेंस के सब्जेक्ट पहले ही पढ़ लिए थे। हाँ। ऑलमोस्ट थोड़े बहुत तो पढ़ लिए थे अपन लोगों ने उस समय। हाँ, पढ़ लिए। एथिक्स या पब्लिक एड एक तो पहले हो चुका था और लॉ और ये छोटे बड़े बाद में अपन ने पढ़े थे। तो मेंस में क्या मतलब कॉन्फिडेंस रहता है अगर कुछ सब्जेक्ट पहले पढ़े हुए होते हैं तो? मेंस में कुछ सब्जेक्ट पहले पढ़ लेते हैं तो अब अपने को उसकी पढ़ना नहीं है, उसको इस प्रकार से पढ़ना है कि अपने को लिखना है, रिवीजन करना है, लिखना है। क्योंकि मेंस में ये नहीं है कि आपको कितना आता है, मेंस में ये रहेगा कि आप कितना लिख पा रहे हो। कितना लिख पा, और आप 10 कोचिंग का मैटर उठाओगे तो उससे मतलब नहीं है। वहां आपको किसी भी एक का लो, उसे में वैल्यूएट करो। जैसे बूस्टर का उठा लिया, इसमें आपको कहीं से और अच्छा मैटर मिल रहा है। हम हमारे टाइम भी करते थे ये, वैल्यू एडिशन कीजिए। दूसरा ये कि आप टॉपिक देखो, जो टॉपिक है उसके बारे में जितना भी मैटर आपको मिल रहा है उसको कंप्लीट करो, अधूरा मत छोड़ो। और ये सर ने एकदम सही बात बताई। और मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूँ कि एक तो बिना वैकेंसी पढ़ो, तब क्या मेंस की तैयारी पहले ही हो जाती है। अगर उस समय आप चूक गए ना तो फिर एक मौका आता है कि प्री और मेन, प्री के रिजल्ट आने में जो 18 से 20 दिन मिलते हैं ना, उनमें बहुत गजब से पढ़ लो, तब जाके ही होता है। एक बार इस प्रकार से पढ़ो उनमें कि मेरे को मेंस देना है, 1 महीने देना ही है, जा क्या रहा है। हाँ, जा क्या रहा है अपना। और एक कभी आपने अपनी तैयारी के दौरान, जैसे अभी अपन दोनों चर्चा भी कर रहे थे कि छोटे बड़े सब्जेक्ट कई बार बहुत गेम चेंजर थे, इस बार गेम चेंजर नहीं रहे। जी सर, 2021 में जब हम तैयारी कर रहे थे, 23 में, 21 में तो वो स्ट्रेटेजी काम आई 18 की कि गेम चेंजर है, लेकिन 23 में थोड़ा कम हुआ। इस बार फिर बिल्कुल गेम चेंजर। तो कुछ सब्जेक्ट मेजर पकड़िए जो गेम चेंजर हो सकते हैं। साइंस, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये ऐसे है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको कुछ तो जरूर आता है उसमें। ज्योग्राफी बहुत सुकून देता है ना, ज्योग्राफी बहुत सुकून देता है। ज्योग्राफी आप उठाओगे आपको 70% तो उसमें से आता ही आता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी कंटेंट हो, बोलिए ज्योग्राफी में बहुत अच्छा रहता है बच्चों के। पब्लिक एड एथिक्स जो है वो जनरली आपके लिए फायदेमंद इसलिए था, पब्लिक एड, मुझे जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये मेरे से 2021 के टाइम से जुड़े हुए हैं। और उस टाइम मैं पब्लिक एड के अंदर जब हम पढ़ते थे ना तो थ्योरीज भी पढ़ते थे। फिर सिलेबस में थ्योरीज हट गई थी, टेलरवाद है ना, मानव प्रबंध सिद्धांत सारे हट गए थे। लेकिन जिसके पढ़े हुए हैं वो पढ़ के जाता है, फिर भी उसको लगता है यार। तो 2023 और 24 में उन बच्चों को फायदा ज्यादा हुआ जिसने पुराने वाला पब्लिक एड का सिलेबस पढ़ा हुआ था। क्यों 10-10 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे आए जो पुराने वाले सिलेबस, सारी थ्योरी थी पुराने, है ना। और अब इस बार थ्योरी है ही नहीं सिलेबस में। तो माननीय बोर्ड को सिलेबस को पुराने वाला कर देना चाहिए, वापस से कर देना चाहिए, क्योंकि उपागम डाल दिए, थ्योरीज हटा दी, तो थोड़ा सा वो एक कारण है। कभी कभी नए बच्चों को लगता है कि ये आरएस तो बड़े लोगों का गेम है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी चाहिए, मेरिट चाहिए 10वीं 12वीं में, वही कर सकते हैं, ऐसा है क्या कुछ? नहीं सर, तो ये एक स्टेटमेंट मेरे को याद आ रहा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो यही है। और मेंस में तो यही है, आप रिटर्न की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिटर्न की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से। इसीलिए मैं तो जब मेरे पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए थे तो उस समय तो टेस्ट पे टेस्ट हमने सुपरिटेंडेंट नाम से कर रखा था, उसमें हमने टेस्ट पे टेस्ट 2023 में तो 72 टेस्ट। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम से भी टेस्ट लेके आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप एनरोल हो। मतलब मैं कई स्टूडेंट मेरे के सर जो है वो टेलीग्राम पे टेस्ट आते थे, थोड़े दिन बाद में 2-3 दिन बाद में उसके आंसर की आ जाती थी, तो खुद लिख के खुद ही रिव्यू कर लेते थे। हाँ, लिखिए, आपके पास मैटर पड़ा हुआ है, उससे जांच लीजिए खुद ही। अगर आपके पास कोई दूसरा तैयारी कर रहा है साथी तो उसको दिखा दीजिए, वो जज कर देगा। लेकिन आपके पास खुद के पास तो उसका आंसर है ना, उससे जज कर लो, फिर देखो कि मैंने कितना लिखा है।
टेलीग्राम और जो यूट्यूब है वो राइट टू एजुकेशन को बहुत अच्छा एम्पावर कर रहा है। तो आप अब संसाधनों का मतलब जो है वो हर बार हवाला नहीं दे सकते कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा। अब ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए पढ़ाई के लिए। वो जो अपने को स्टेट में परिस्थितियों वाला हाँ, वही है कि आपको परिस्थितियां आपके अनुसार ढालनी है, न कि परिस्थितियों के अनुसार आपको ढलना है। अब अपने और हर आदमी को लगता है कि उसकी उसकी किस्मत खराब है, नहीं मेरे साथ ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को अपना दुख भारी लगता है, लेकिन इस संसार में सभी दुखी हैं। सुख और दुख तो जो एक सिक्के के पहलू नहीं देखेंगे तो सुख का पता ही नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप निरंतरता से कितने दिन तक पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप केवल आरएस दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना दिखावे के लिए आरएस की तैयारी करनी वो बहुत गलत है। सर जैसा कि आजकल चल ही रहा है कि जयपुर में आ गए, क्या कर रहा है आरएस की तैयारी करना, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो। तैयारी करने से होगा सिलेक्शन, पढ़ने से होगा, रिपीटेटिव स्टडी कीजिए आप बार। हाँ, बार बार रिवीजन कीजिए और खुद के प्रति ईमानदार रहिए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि देखो घर वाले क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको फोन दे सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करवा सकते हैं, बढ़िया रूम बढ़िया सुख सुविधा दे सकते हैं। जितना वो अफोर्ड करते हैं ना उससे ज्यादा घर वाले बच्चों को संसाधन देते हैं। मैंने एजुकेशन में देखा है ना, घर वालों की तरफ से 100% दिया, 100%। आप पढ़ाई के नाम पे कुछ भी मांग लो, वो मतलब अपनी चीज में कटौती कर देंगे, आपके कोई कमी नहीं आने देंगे। सही है। अब उसके बाद आपको ईमानदार होना है कि आप जो कितने समर्पण से पढ़ रहे हैं। होना ये चाहिए कि आप मोटिवेटेड रहें, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन ना हो, मस्त मौला रहें, मौज में रहें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मौज में वो स्टूडेंट रहता है जो पढ़ता है। सर बिल्कुल सर, अपने ही पास पाने के लिए बहुत कुछ है। आज मतलब एसडीएम बनोगे फीलिंग ये लगे, बिल्कुल सर, है ना। और जब कहाँ कितने एक एसडीएम बनते हैं, बहुत कम लोग एसडीएम बनते हैं। एजुकेशन है जो हमें एक हाथों हाथ हमें जो है वो एक कम से कम सम्मान प्रतिष्ठा, केवल आपको नहीं पूरे परिवार को एक साथ। हाँ सर, परिवार का नाम, गांव का नाम रोशन होता है, गांव का नाम रोशन होता है, परिवार का नाम रोशन होता है। और केवल ये आपकी परीक्षा नहीं है, जब आप सिविल की तैयारी करते हैं तो घर वालों की उम्मीदों की परीक्षा भी है। जी सर। और वो मतलब सब टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो। तो इसमें आपको कभी भी जुझारू बनना है। देखो हर आदमी ने असफलता देखी है जीवन में। आप जिस दौर में आरपीएससी के सामने हैं, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बैक टू बैक वैकेंसी मिल रही है। 2021, 2023, 2024 कहाँ मिलती थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये अभी 2023 और 24 ये दोनों बैक टू बैक आई। और 21 में भी कितना का अंतर था। 21 तो खुद लास्ट में थी और उसका पेपर तो 22 में ही हुआ था, 23 में वापस वैकेंसी आ गई थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आप मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। और आप लोगों से मतलब प्रभावित मत हो कि फलानी तो पढ़ रहा है, कहीं का तो मेरिट में नंबर है। आप डिमोटिवेट करने वाले काफी मिलते हैं, लेकिन अपने जो असफलता है उसको हथियार बनाइए। आप हथियार बनाइए। आपके 10th 12th में कितने परसेंट थे? सर मेरे 10th में 82 है, 82 थे, और 12th में 92। हाँ, अच्छे नंबर थे 10th और 12th में। और वो भी मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ के जो ये नंबर थे। उस समय टीचर अच्छे उपलब्ध हुए। और ये देखो आप, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैटर ही नहीं करता। आपने जिस दिन ठान लिया उस दिन सिलेक्शन होगा। तो ये आप जब आपने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की, आपके साथ के सहपाठी जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, ललित जी और पूनम जी, हाँ पूनम जी, उनको आप जरूर, मनराज जी, हाँ मनराज जी, इनको भी आप जिक्र कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो मतलब एक कोई ना कोई माध्यम मिलना होता है। ईश्वर है ना, किसी को माध्यम के रूप में भेजता है, पर करना तो खुद को ही है, सब खुद को ही करना है। अभी इन्होंने एग्जाम बताया कि सर ललित जी जो इनके यहाँ थे और वहाँ ये लेब असिस्टेंट लगे हुए थे, उन्होंने बताया। तो ललित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आने वाले बच्चों को, आने वाले जो जनरेशन को आप बता रहे हो कि भाई पढ़ाई कहाँ से करनी है, उसके बाद उसको ही पढ़ाई करनी, ये तो है। अब आगे जो है वो कुछ क्वेश्चंस और मैं आपसे जो है वो नॉर्मल पूछना चाहूँगा। इंटरव्यू के अंदर कैसा बोर्ड कैसा रहा, कैसे प्रश्न पूछे? कर्नल साहब का बोर्ड था आपका? कर्नल साहब का बोर्ड था। कर्नल साहब तो अच्छे क्वेश्चन पूछते, अच्छे क्वेश्चन पूछते। तो कोई इंटरेस्टिंग कोई किस्सा इंटरव्यू का जो आपको याद हो? सर जैसे मैं गया तो शुरू से थोड़ा खौफ था कि कर्नल साहब है, तो डर था, लेकिन जैसे मैं अंदर गया तो मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि अपन इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो अपने को बिल्कुल अंदर से कुछ हो रही है, क्योंकि उन्होंने जाते ही माहौल को सहज कर दिया। और स्टार्टिंग वो ऐसे करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से करते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड था लेब असिस्टेंट,
तो वहां से मेरे को क्वेश्चन पूछे, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, टाइट्रेशन क्या है, जो अपन टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या रहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फिर इजी से वो धीरे धीरे मॉडरेट पे जाते हैं और फिर थोड़ा लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड मेंबर को बार बार पास करते रहते हैं। और जैसे मेरा बैकग्राउंड एमएससी था मैथमेटिक्स से, तो मेरे को मैथ से भी क्वेश्चन किए उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं आरएस का इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन मेरे को उन्होंने बोर्ड पे खड़ा किया, क्योंकि मैथ्स है तो कुछ चीजें अपन बोल के बताएंगे तो हो सकता है ना उनको कंफर्म अपन बता रहे हैं, जो हो सकता है कि अपन सही बता रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उन्होंने पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में होता है जनरली बोर्ड पे, और तो उन्होंने पहले ही ऐसी चीज आनी नहीं दी, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप यहाँ जाइए और हम जो कह रहे हैं जो बताइए। तो उन्होंने लोगरिथम के क्वेश्चन किए मेरे से, बेस चेंज करने का पूछा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन पूछा, और स्टैटिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा क्योंकि मैं एएसओ जॉब में था, तो वहां से क्वेश्चन किए मेरे से। और जैसे 2021 में मेरे से बिल्कुल जो अपना मेंस का सिलेबस होता है उसमें से क्वेश्चन पूछे साइंस टेक से सारे, लेकिन इस बार मेरे को मेंस के सिलेबस में से कम क्वेश्चन, कम क्या बिल्कुल ऐसे जैसे उसको अवॉइड कर दिया, और बिल्कुल वहां से वो आ गए एनालिटिकल क्वेश्चंस पे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।